नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कांग्रेस में हर दिन नए साल के साथ कुछ नया हो रहा है। संगठन को मजबूती की बातें हो रही हैं, 2023 की प्लानिंग हो रही है और कमियों को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। लेकिन क्या सच में सॉफ्ट होना बाधा हो सकता है और कड़क मिजाज की जरूरत अब आन पड़ी है? क्या 4 सालों के बाद अब मिनिस्टर का रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा और जो अच्छा नहीं होगा उसको बदल दिया जाएगा? तो फिर जो नया आएगा उसके पास काम करने के लिए 1 साल का भी वक्त नहीं होगा। तो क्या वो अपनी छाप छोड़ पाएगा? दरअसल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि मुख्यमंत्री सॉफ्ट हैं, सख्त होना पड़ेगा और जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी क्या उनकी टिकट पर संकट होगा? सवाल यह भी कि जो इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे क्या उन पर भी एक्शन किया जा सकता है? आज बात इसी मुद्दे पर कि चुनावी वक्त सरकार सख्त और इसका संदेश क्या है। मैंने इनको कहा था कि आप थोड़े सॉफ्ट हैं, अब हमें सख्ती जो बरतनी पड़ेगी। इस बार हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बजाय मंत्रीगण जो हमारे साथी हैं अपने विभाग के बारे में वो पूरा ब्रीफ करेंगे, कैबिनेट को करेंगे। क्या वाकई में कांग्रेस नए साल में नई रणनीति, नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ 2023 की तैयारी में जुट चुकी है? और क्या इसी का रिफ्लेक्शन प्रभारी सुखजिंदर रंधावा के बयान के जरिए दिखाई दे रहा है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी, बीजेपी नेता माधवराम चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता जी। आरसी चौधरी जी, चर्चा आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। सर, मुख्यमंत्री सॉफ्ट हैं, थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है? विजेंद्र जी, इसका मतलब ये है कि आप व्यवहार में सॉफ्ट रहिए, व्यवहार में विनम्र रहिए, लेकिन जब आप हेड ऑफ कैबिनेट हैं, हेड ऑफ मिनिस्टर्स हैं, तो आप उनकी अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए। अकाउंटेबिलिटी अगर प्रॉपर नहीं होती है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। अभी ढील दी हुई है, ये लगता है प्रभारी महोदय को। निश्चित रूप से अपने स्वभाव के अंदर, स्वभाव जो होता है विनम्र स्वभाव होता है, तो व्यक्ति निश्चित रूप से कुछ चीज़ों के लिए हो सकता है ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी तय करनी जरूरी है, क्योंकि जब जनता की उम्मीदें बढ़ती है और जनता जब आपसे हर पल बेहतरीन उम्मीद करती है तो जरूरी है कि निश्चित रूप से जिनको भी किसी भी जगह पे जो भी व्यक्ति जिस जगह पे, चाहे संगठन में हो चाहे सरकार में हो, सरकार के अंदर और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनती है, प्रदेश के लिए बनती है, प्रदेश की जनता के लिए बनती है। उसी को लेके प्रभारी महोदय रंधावा साहब ने इस बात के लिए कहा कि स्वभाव में विनम्र रहिए, फैसलों के अंदर सख्त रहिए। तो फैसले किस तरीके से सख्ती के साथ लिए जा सकते हैं? वो कौन से फैसले हों? जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आपने जो विजुअल्स दिखाए उसमें कहा कि एक सरकारी अमला होता है, सरकारी अमले में आपके हेल्पिंग हैंड्स होते हैं। कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से अपने डिपार्टमेंट्स को लेके किस प्रकार से परफॉर्मेटिव है, उसके पास में क्या विजन है, किस प्रकार से उन्होंने विभिन्न परिस्थितियों के अंदर, विषम परिस्थितियों के अंदर और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया। क्योंकि हम सब ने देखा कि 2 वर्ष हमारा वैश्विक महामारी के दौर में गुजरे, इन चुनौतियों के बावजूद भी बहुत से मिनिस्टर्स ने बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किया। एक वो किस प्रकार से हो सकता है वो डिलिब्रेशन वो स्वयं करे, ताकि प्रदेश के अंदर एक मैसेज हो और दूसरे राज्यों के अंदर जो राजनीति करते हैं उनके सामने भी एक मैसेज हो। योगेंद्र गुप्ता जी, मैसेज तो दिया जा रहा है सर, लेकिन किसको? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, कांग्रेस के उन नेताओं को जो सोच रहे हैं कि अब उनकी बारी है, या फिर आम जनता को? ये संदेश किसके लिए? देखिए विजेंद्र जी, चुनावी वर्ष अब शुरू हो चुका है और चुनावी वर्ष में कांग्रेस के सामने जो भी चुनौतियां हैं उसको राजस्थान के जो नए प्रभारी हैं रंधावा, उनको पार पाना है। उन्होंने या अशोक गहलोत ने जो स्टेटमेंट दिया है उसका सीधा सा एक मतलब है। पहला मतलब ये है कि जो कांग्रेस के अंदर थोड़ी भी कहीं असंतोष है तो एक तरह से ये बताना कि जो लोग नॉन परफॉर्मिंग है उनको बाहर जाना पड़ सकता है और जो परफॉर्मेंस कर सकते हैं उनको अंदर लिया जा सकता है। तो उस असंतोष को कहीं न कहीं मैनेज करना इसका एक मैसेज हो सकता है। दूसरा मैसेज ये है कि चुनावी वर्ष है, सबको काम करना है, सबको टिकट चाहिए, बाकी चीज़ें उनको चाहिए, पद चाहिए। तो उस सब के लिए एक मैसेज यहाँ दिया जा रहा है कि अब अपने आपसी मतभेद भूल जाइए, काम में लग जाइए। अगर काम नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे तो आपको ना टिकट मिलेगा ना किसी तरीके का आपको पद मिलेगा। तो एक तरह से कांग्रेस को चुनावी वर्ष में पूरा रिचार्ज करने के लिए इस तरह के मैसेज दिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है विजेंद्र जी कि 4 वर्ष इस सरकार को हो गए,
सारे मंत्री जो कर रहे हैं वो 4 वर्ष से सरकार के अंदर है। अशोक गहलोत ने सेंट्रल जो वहां केंद्रीय नेतृत्व है उसके संज्ञान में लेकर उनको बनाया। तो क्या इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि इनमें बहुत सारे जो मंत्री हैं वो नॉन परफॉर्मिंग है, उनके कामों से क्या जो नए प्रभारी हैं वो खुश नहीं है या केंद्रीय नेतृत्व खुश नहीं है, अशोक गहलोत खुश नहीं है? ये सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। नहीं, लेकिन मंत्रिमंडल में कौन होगा कौन नहीं होगा ये तो सीधा मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है, ये तो उन्हीं का ही विवेकाधिकार है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। तो अब यहाँ पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या अशोक गहलोत ने जो कहा है या रंधावा जो कह रहे हैं उसके बाद में एक खरबराहट शुरू होगी। क्या लोगों को लगेगा कि उनके मंत्री पद पर तलवार सीधा ही लटकेगी? सवाल करता हूं, आपको लग रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है? देखिए, कुछ हद तक हो सकता है कि कुछ ऐसे लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश की जाए जिनकी वजह से असंतोष यहाँ पर दब जाए, और कुछ जो बिल्कुल नॉन परफॉर्मिंग है या जिनकी वजह से लगता है कि जनता में गलत मैसेज जा रहा है उनको वहां से रिमूव करके किसी संगठन में पद देकर के उनको मैनेज किया जाए। ये चुनावी वर्ष में संभावना हमेशा होती है सर। दोनों और ये बताते हैं कि फिर आप पॉलिटिकली डिसीजन ले रहे हैं, चाहे एडजस्ट कर रहे हो या मैनेज कर रहे हो, काबिलियत के आधार पर फैसले होने चाहिए। हालांकि कांग्रेस कर रही होगी, उसका इंटरनल मामला है। माधवराम चौधरी जी, आपको लग रहा है कि कांग्रेस अब वाकई में धीरे धीरे समझ रही है कि संगठन जरूरी है, नेता जरूरी है, परफॉर्मेंस जरूरी है, पब्लिक के बीच में अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, और 2023 के लिए उसी राह पर चल रही है? देखिए विजेंद्र जी, 4 साल में कांग्रेस की सरकार अपने आप में मस्त रही, जनता त्रस्त रही। अगर इनके काम के उपलब्धि के नाम पे है तो उपलब्धि में आज प्रदेश में किस प्रकार महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, किसानों की बदहाली है, युवा परीक्षाओं में पेपर आउट हो रहे हैं उससे त्रस्त है। हर वर्ग आप देखेंगे कि हर वर्ग में कहीं ना कहीं इस सरकार में 4 साल में निराशा है और सरकार को बैठे बैठे कोस रहे हैं। तो आज सरकार अपने आप में अब संगठन को खड़ा करने की चिंता कर रही है। दूसरी तरफ रंधावा जी, आपने उनके स्टेटमेंट को देखा होगा, उन्होंने ये कहा कि यह राजस्थान की हालत वही है जो पंजाब की है, इसको ठीक करनी है। जब पंजाब में ये ठीक नहीं कर पाए तो राजस्थान में किस प्रकार की ठीक करेंगे, ये खैर इनकी चिंता का विषय है। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार पूर्णतः फेल है और सभी पहलुओं पे जिन वादों के साथ, जिन जन घोषणाओं के साथ में सरकार में ये आए, उन किसी भी वादे को 4 साल में पूरा नहीं कर पाए। उनकी आज ये चिंता भी नहीं करते, न बैठ के कभी इनकी। चलिए आप बताइए कौन कौन से वादे पूरे नहीं हुए? सबसे पहले नंबर 1 इन्होंने कहा किसानों की कर्ज माफी करेंगे। किसानों की कर्ज माफी के झूठा इन्होंने वादा किया। कितने हजार करोड़ माफ हो चुके हैं? मैं ये नहीं पूछूंगा कितना नहीं हुआ, आप बताइए। विजेंद्र जी, मेरी बात को एक बार सुनिए। आप कांग्रेस की तरफ से ये प्रवक्ता है यहाँ बोलने के लिए जी। नंबर 1 किसानों की कर्जा माफी थी। नंबर 2 इन्होंने कहा कि गुणवत्ता नहीं हुई, गुणवत्ता युक्त बिजली। नंबर 2 प्राइवेट जो बैंकों से पैसा आया है वो कर्ज माफी नहीं। विजेंद्र जी, मैंने आपको एक पत्र दिखाया था पिछली डिबेट में। इन्होंने डीबी गुप्ता का 18 दिसंबर 2018 को इन्होंने एक पत्र जारी किया। उस पत्र में डीबी गुप्ता चीफ सेक्रेटरी ये लिखता है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के संपूर्ण कर्जा माफी 2 लाख रुपए तक का, जो मैंने प्रत्यक्ष डिबेट में था और दे दूंगा आपको। क्या वो ऋण माफी हो गई यहाँ पे? हाँ, दिखा चुके हैं। तो ये क्या संपूर्ण कर्जा माफी हो गई? संपूर्ण कर्जा माफी की बात करते हैं तो कर्जा माफी होनी चाहिए। ये भी तो दिखाते ना बाकी स्टेट में किस तरीके से केंद्र के सहयोग से बैंकों के साथ 90:1 के अंदर पैसा बटा। नंबर 2 बेरोजगारी मिला या नहीं हो रहा है वो। नंबर 2 बेरोजगारी, अभी भी बोल रहे हैं। विजेंद्र जी नंबर 2 बेरोजगारी भत्ते की इन्होंने बात कही थी 3500 रुपए। आज 30 लाख बेरोजगार है, मात्र 4,15,000 को ये बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध करा रहे हैं, जो 2.5 लाख पहले वसुंधरा जी की सरकार में मिलता था। देश में नंबर 1 राज्य कौन सा है सर? मैं जो बात कह रहा हूं उससे पहले आप ये कह रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए। मेरी बात तो सुनिए। बेरोजगारी के अंदर राजस्थान में बेरोजगारी में पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान नंबर 1 है। यह आपकी जानकारी में है। राजस्थान नंबर 1 है जहां 32.3 बेरोजगारी है। 30% हरियाणा में है। आंकड़ा गलत है आपका सर। मैं कह रहा हूं 32 पॉइंट यहाँ राजस्थान में है कि नहीं है? राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता दिला दिया क्या इन्होंने? तीसरे मुद्दे पर आते हैं। तीसरे मुद्दे पे हम कहते हैं कि जब बिजली की बात करते हैं, किसानों की बिजली देने की, आज बिजली आप गांव की हालत ये है कि 2-2 घंटे बिजली नहीं आ रही। और कल ही आपने भास्कर की मेन पृष्ठ पर न्यूज देखी होगी। महिलाओं के बारे में बात कर लें। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति,
रंधावा जिस तरीके से कह रहे हैं कि जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी उस पर एक्शन लिया जा सकता है, और वो ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अब सॉफ्ट नहीं, थोड़े तो हार्ड हो जाइए। मतलब क्या है इसका, और ये संदेश किसके लिए है? देखिए, अलग अलग मतलब है। पहला तो कि रंधावा जी तीसरे प्रभारी बनकर आए हैं और चुनाव के टाइम बनकर आए हैं, उनको अपना लोहा साबित करना होगा। लेकिन उनको पता नहीं है कि पिछले 4 साल में 2 जो है प्रभारी आके जा चुके हैं, और यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जो अपने सिस्टम से काम करते हैं। लेकिन ये बात सही है कि अब पार्टी ये सोचने लगी है, सर्वे लगातार दिल्ली अपने स्तर पे करा रहा है, पीसीसी अपने स्तर पे करा रही है, और सर्वेज में ज्यादातर विधायकों से नाराजगी के चलते सीटें कट रही हैं। वरना इन जनरल 48% से ज्यादा लोग अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, और 18% से ज्यादा 18% के लोग सचिन पायलट को देखना चाहते हैं। बाकी वसुंधरा राजे और तमाम तरीके के सर्वे एआईसीसी अपने स्तर पे, पीसीसी अपने स्तर पे करा रहा है। ठीक है। लेकिन अब ये जो इन्होंने बयान दिया है उसके मायने ये हैं कि वो व्यक्ति जिनको राहुल गांधी ने कहा है कि अपने उस सुरक्षा के घेरे से निकल के बाहर जाएं, वो तो मंत्रियों का आ गया है, लेकिन वो विधायक जो योजनाओं को जमीन पे नहीं ले गया, वो विधायक जिसके लिए नाराजगी है कि जो मिलता नहीं था, वो विधायक जो लोगों से मुलाकात, कार्यकर्ताओं से इससे लेकर जनता से मुलाकात नहीं करता, उस पर कैंची चलेगी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरी के 9 महीने ये बताना था, ये पिछले 3 साल से क्यों नहीं बताया गया? ये प्रदेश अध्यक्ष द्वारा नहीं बताया गया, ये दिल्ली के प्रभारी द्वारा नहीं बताया गया, क्योंकि तब तो केवल गुटबाजी होती रही, खेमेबाजी होती रही। तो अब सवाल, और ना आपने कभी जिला अध्यक्ष लगाए, ना आपने कोई जमीन की टीम पक्की करी। अब आप सडनली ये सवाल कर रहे हैं कि जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, यानी कि परफॉर्मेंस अच्छी हो केवल आखिरी के 9 महीने में, क्योंकि तब आपको वोट मांगने जाना है। लेकिन उससे पहले जो 3 साल 4 साल निकले, उसमें परफॉर्मेंस कैसी भी हो, कैसा भी चल जाएगा। सवाल ये उठता है, यही प्रभारी साहब से मैं करना चाहती हूँ कि क्योंकि शुरू के 4 साल तो आपको सरकार बचा के रखनी थी, उसमें आप सभी विधायकों को अच्छा करते रहे, लेकिन अब जब सरकार वापस लाने की बारी है तब आप उन पे सवाल कर रहे हैं। तो ये बात है प्रभारी जी कि यही काम जी आपको अदिति, क्या इसको इस नजर से देख सकते हैं कि हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट और उसके बीच में संदेश दे दिया गया हो कि देख लीजिए अब कुछ नहीं चलेगा, 4 साल हमने देख लिया, आप लोगों को काम नहीं कर पा रहे हैं, अब हमारी मजबूरी, हटाना पड़ेगा, नयों को लाना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है? विजेंद्र, मुझे लगता है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार होगा भी तो ये पार्टी को पंजाब की दिशा में लेकर जाएगा, जिसके लिए पार्टी के सीनियर नेता भी कह चुके हैं कि हमें पंजाब नहीं बनाना, क्योंकि आपने बहुत लंबा समय निकाल दिया है। अगर आपको कोई बदलाव करने थे, चाहे मुख्यमंत्री स्तर पे तो कोई बदलाव हो नहीं रहा, लेकिन उसके अलावा भी कोई बदलाव करने थे। विजेंद्र, अगर मैं मंत्री हूं, मुझे आप आज हटाना चाह रहे हैं, 9 महीने बाद मेरा चुनाव है, मेरे एरिया में मैं प्रदेश मंत्री हूं, मेरे एरिया में क्या मैसेज जाएगा कि मेरा कद कम हुआ या मेरे को हटा दिया गया? तो मेरे अंदर नाराजगी होगी। कम से कम मेरे पास अगर मैं जीत कर आई हूं तो 15,000 वोट तो मेरे खुद के होंगे, और फिर मुझे यह समझ आ जाएगा कि मेरे ऊपर टिकट की कैंची चलेगी, तो वो 15,000 वोट मैं एंटी में यूज करने लग जाऊंगी। तो पार्टी के सामने समस्याएं कम नहीं है। अगर इस समय मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो वो लोग जो ये दावा करते आए हैं कि हमने सरकार बचाई, वो लोग जो ये दावा करते हैं कि 25 सितंबर को हम थे जिन्होंने पायलट को आने से रोका, हमने इस्तीफे दे दिए, वो लोग ये उम्मीद करेंगे कि हम चाहे। ठीक है अदिति, आप ट्रैवल करिए, मैं अंतिम सवाल आपसे कर रहा हूं। सवाल 26 दिसंबर को लेकर है। रंधावा ने बाकायदा सभागार के बाद जब अधिवेशन में वो बोले थे, उन्होंने कहा था कि जब उनसे पूछा गया कि भाई 26 से आप प्रोग्राम शुरू करते हैं, ब्लॉक स्तर के ब्लॉक अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष बना दोगे, तो उन्होंने कहा था कि 26 तो बहुत दूर है, बहुत पहले हो जाएगा। अच्छा, ये सब करते हुए 9 तारीख आ चुकी है, आपको लग रहा है अगले 10-5 दिन में सब कुछ हो जाएगा, या फिर जिस तरीके से राजस्थान में होता है कि नेता बयान दे जाते हैं, एग्जीक्यूशन अपने अंदाज में ही होता है? देखिए, रंधावा की कोशिश तो ये थी कि जो वो डेट दे रहे हैं उसमें हो, और मैं आपको बता दूं कि यही कोशिश अजय माकन की थी कि मैं दिल्ली हूं
जो मैं तय करूंगा वो होगा, क्योंकि जी। मुझे दिल्ली ने भेजा है, मैं दिल्ली का नुमाइंदा हूं। लेकिन हुआ कुछ नहीं। ये बात सही है कि जल्द से जल्द कराना चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी अभी राजस्थान से होके गए हैं। लेकिन विजेंद्र, हर व्यक्ति अपने हिसाब से चीजें करना चाहता है। जी। दिल्ली और जयपुर अलग अलग दिशा में देख रहे हैं, इसलिए तारीखों पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कोशिश है कि अगले 15 दिन में ये चीजें हो जाएं, क्योंकि विधानसभा सत्र है और फिर चुनाव मोड में आना है। तो जी। जल्द से जल्द वो नियुक्तियां भर दी जाए, जिसपे मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, खुद सोनिया गांधी, राहुल गांधी की नजर जी। है। इसलिए ठीक कोशिश है। होगी कि जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन भावनाओं में दिल्ली और जयपुर आज भी अलग अलग सोच रहे हैं। जी। ठीक है अदिति, आप हमारे साथ बने रहिए। योगेंद्र गुप्ता जी, क्या वाकई में आपको लगता है कि इस वक्त कांग्रेस ये सोच चुकी है 2023 को ध्यान में रखते हुए कि ठीक है कठोर फैसले लेने हैं, कुछ की नाराजगी है तो नाराजगी सही, कुछ और नाराज होते हैं तो नाराज सही, पब्लिक में परसेप्शन सही जाना चाहिए, पब्लिक में संदेश सही जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि पब्लिक परसेप्शन के साथ सोचना पड़ेगा। लेकिन प्रश्न यहाँ पर फिर वही उठता है कि पब्लिक का काम पड़ता किससे है। देखिए, पब्लिक का काम विधायकों से पड़ता है, पब्लिक का काम मंत्रियों से पड़ता है, पब्लिक का काम ब्यूरोक्रेट से पड़ता है। और कांग्रेस की समस्या यह है कि ना तो विधायक पब्लिक की सुनते हैं, और विधायक इसलिए नहीं सुनते क्योंकि मंत्री विधायकों के नहीं सुनते। शिकायतें तो आम है यहाँ पर, और मंत्रियों की शिकायत ये है कि हमारे ब्यूरोक्रेट नहीं सुनते हैं। तो जब ये सारा का सारा कॉकटेल इकट्ठा हो जाता है तो पब्लिक परेशान होती है। तो ये सारे कुछ कवायद ये कह के एक तरह से ये मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही है कि सरकार सख्त है, अगर जनता को कोई परेशानी होगी तो जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो नेता, उनको उनके सुननी चाहिए, उनके काम करने चाहिए, और जनता को एक अच्छा एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। जी। लेकिन प्रश्न भी वही पर आ जाता है, एक्सप्रेस वही है कि खाली मैसेज देने से क्या होगा। क्योंकि देखिए, आदित्य ने बिल्कुल सही कहा कि राजस्थान की राजनीति में केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, यानी जो अशोक गहलोत हैं और जो केंद्रीय नेतृत्व, दोनों अलग अलग दिशाओं में सोचते हैं। रंधावा जी ये सोच रहे हैं कि मुझे एक मौका मिला है छाने का, मैं आता हूं, फैसले लेता हूं, दबाव बनाता हूं और किसी तरीके से अपना को प्रूव यहां पर कर दूं। लेकिन प्रश्न वही उठेगा कि वो जितने भी स्टेटमेंट देंगे, जितने बयान देंगे, जितना अशोक गहलोत को कहेंगे, क्या अशोक गहलोत उसको इंप्लीमेंट होने देंगे? क्या वो सारे के सारे धरातल पर इंप्लीमेंट होंगे? क्योंकि राजस्थान की राजनीति आज भी पूरी तरीके से अशोक गहलोत के चारों तरफ इर्द गिर्द घूम रही है। जी। ऐसे में होगा तो वही जो अशोक गहलोत चाहेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना है कि रंधावा जी जो कहते हैं। क्योंकि आपने अविनाश पांडे को भी देखा, फिर अजय माकन को भी देखा, और अब रंधावा को भी देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि रंधावा वाकई में एक प्रभारी के तौर पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए अभी तक कम से कम ये क्वेश्चन ही है कि इस गुट के हैं, उस गुट के हैं, इस गुट का नाराज इससे, उस गुट का नाराज इससे, वो संदेश कार्यकर्ताओं तक पहुंचा पा रहे हैं? देखिए सर, ये सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जब 19 अक्टूबर को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया खड़गे साहब को, उसके बाद में 4 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई, और मीटिंग के अंदर खड़गे साहब ने ये कहा कि तमाम जो राज्यों के प्रभारी हैं, उन राज्यों के प्रभारियों का 1 महीने का क्या प्लान है, वहां पे क्या वो जिलों पे जाते हैं, उस राज्य के मुद्दे क्या हैं, मुद्दों को लेकर आंदोलन की रूपरेखा क्या है, तमाम सब चीजें कही। और 15 दिन का समय देके उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर मुझे पूरे प्लान लेके मिले। दूसरी मीटिंग हुई 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को उन्होंने ये कहा कि जो व्यक्ति पोस्ट पे आसीन हो जाता है, पद पे आसीन हो जाता है और काम को नहीं कर पाता है, तो उन्होंने कहा कि पोस्ट नहीं, परफॉर्मेंस चाहिए, डेकोरेटिव नहीं, डेडिकेटेड चाहिए। 6 महीने में अगर कार्यक्रम की अगर वो अपने आप को परफॉर्म नहीं कर सकता है तो उससे व्यक्ति को हटा दीजिए। ये सख्त संदेश राष्ट्रीय नेतृत्व का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। उसके अनुपालन में हर राज्य के अंदर जो प्रभारी हैं, निश्चित रूप से आपने जो कहा रंधावा साहब का, वो एक व्यक्ति जिनके परिवार में जिनके पिताजी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हो, जिन्होंने संगठन को बड़े नजदीकी से देखा हो, सरकार के अंदर जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया हो, वो व्यक्ति कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी समझते हैं और सरकार की गवर्नेंस को भी समझते हैं। दोनों के बीच किस प्रकार से बेहतरीन तालमेल हो, किस प्रकार से सामंजस्य हो, किस प्रकार से एक सीधा संदेश हो, वो व्यवहार में विनम्र हैं लेकिन फैसलों में सख्त हैं। कमरे से बाहर कार्यकर्ताओं के साथ रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी उनके जैसे बन जाए। निश्चित रूप से जब जवाबदेही देखिए, कहीं पे भी ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति ब्लॉक से लेके, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे पार्टी का अध्यक्ष हो, हर व्यक्ति को अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। सर, मैंने वो सीधा सवाल किया था, क्या रंधावा जी की ये इमेज कांग्रेस में जा रही है कि वो सिर्फ कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, किसी नेता के लिए नहीं? मैंने इसलिए 2 बाकी प्रभारियों के साथ कंपेयर किया था। ये मैसेज जा रहा है। रंधावा साहब ने सीधा कहा, कल भी कहा कि जो मंत्री हैं, जो भी नेता हैं, वो अपने आप को पार्टी से बड़ा ना समझे। संगठन सबसे महत्वपूर्ण है, संगठन का सम्मान करना पड़ेगा। संगठन से नेता बनते हैं, संगठन से निकल के मंत्री बनते हैं, इसलिए संगठन सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी कीमत पे किसी भी नेता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माधवराम जी, कांग्रेस के अगेंस्ट कोई अलग से प्लानिंग की जा रही है? क्योंकि इससे पहले तो बीजेपी बस यही सोच रही थी कि कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस टूट रही है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। देखिए विजेंद्र जी, कांग्रेस टूटे या नहीं टूटे ये इनका जाने, परंतु जब
मैं एक मारवाड़ी में कहावत है, बैलों की जोड़ी होती है, दो बराबर चलते हैं, खींचने वाला अगर उसको सही खींचता है और आगे चलने की स्थिति होती है तो चलता है, पर यहाँ बैल दोनों है, एक इस साइड में खींच रहा है, एक इस साइड में, तो इनकी गाड़ी तो टूटनी तय है, तो इनकी गाड़ी में बिखरा जो सामान है वो भी बिखरना तय है। आप माने हमारे तो 12 नहीं 50 होंगे, हमारी पार्टी तो बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप बात करना आपके बूते के बाहर है। तो मेरा कहना यह है कि इनकी तो गाड़ी बिगड़नी है, इनको तो टूटना है। पर राजस्थान की जनता को जिस प्रकार धोखे में रख के इन्होंने राजस्थान को धोखा दिया, वो जनता इंतजार कर रही है कि जिस दिन चुनाव होंगे उस दिन आपके मंत्री भी खुद कह चुके हैं और रंधावा जी वो बयान दे चुके हैं। माधुराम जी आपका भी शुक्रिया, योगेंद्र जी आपका भी शुक्रिया और अदिति आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल ये चुनावी साल है और इस चुनावी साल में सरकार यकीनन कुछ सख्त फैसले लेगी, हो सकता है कुछ कठोर कदम भी उठाया जाए, बीजेपी की रणनीति भी दिखाई देगी, लेकिन इस सबके बीच में एक ही संदेश है और संदेश ये, क्या वो वाकई में जनता तक उस संदेश को पहुंचा पाएगी जो वोट में तब्दील हो जाए। इस साल आपको हर दिन सियासत का एक नया रंग दिखाई देगा।